बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिर्फ बात होगी विटामिन्स की। विटामिन्स के बारे में आपसे कोई भी पूछे तो आप उसे ज़रूर बताइएगा कि विटामिन्स दो किस्म के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल विटामिन का निमोनिक्स क्या है? कीड़ा, के विटामिन, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल में आते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन को आपने किससे याद करना है? कीड़ा के नाम से, KEDA। और अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तो दो तरह के बुनियादी तौर पर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जिन्हें हम BC कहते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। हाँ, विटामिन बी की आगे 8 टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास विटामिन B9, B12, B6, B1, B3, B2, B7, B5, ये 8 टाइप्स जरूर हैं, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर देखा जाए तो फैट सॉल्युबल की कीड़ा 4 और वाटर सॉल्युबल की 2 BC यानी विटामिन बी और सी 2 टाइप्स हैं। सो चलिए एक एक को पकड़कर थोड़ा थोड़ा डिटेल में बतलाते हैं। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन ए की बात करेंगे। ये वो विटामिन है जो कि हमारी आईज के लिए बड़ा जरूरी है। सो इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारी रिप्रोडक्शन में मेंटेन करता है, हमारी विजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ की प्रमोशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीन एक्सप्रेशन और डिफरेंशिएशन और मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, इन सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। हाँ, इसके दूसरे नाम की बात करें, अगर विटामिन ए के दूसरे नाम से भी कोई पुकारे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये विटामिन ए की ही बात कर रहा है। कभी बुक्स में भी लिखा हुआ आ जाता है। सो रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन इसके दूसरे नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की तो क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से कुछ बीमारियां हमें लाक हो सकती हैं, जिनमें नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथेलमिया, इनफर्टिलिटी और ग्रोथ रिटार्डेशन जैसी चीजों को देखा जा सकता है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो जी हाँ, ये टॉक्सिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको सप्लीमेंटेशन यानी आप इसे नेचुरली नहीं बल्कि सप्लीमेंट्स के थ्रू लें तो ये ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो टॉक्सिक भी हो सकता है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैंने गाजर पे वीडियो बनाई थी, गाजर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बीटा कैरोटीनोइड। ठीक है, अगर गाजरें हम ज्यादा भी खा लें उसके अंदर बीटा कैरोटीनोइड होता है। बीटा कैरोटीनोइड बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, लेकिन बीटा कैरोटीनोइड उतना ही विटामिन ए में कन्वर्ट होता है जितना कि बॉडी को जरूरत होता है। सो अगर हम नेचुरली इसको लेने जाएं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली विटामिन ए को सप्लीमेंट्स के थ्रू लें तो वो अगर ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हैं तो वो टॉक्सिक हो सकता है। विटामिन डी की बात करें तो इसे हम सनशाइन विटामिन्स भी कहते हैं और इसके दूसरे नाम में कोलिकैल्सिफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल भी आता है। अगर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म की बात करें तो हम इसे 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसके फंक्शंस में हमारे पास ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, बोन ग्रोथ, बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन करना, उसी के साथ साथ हार्मोन प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन और नर्वस सिस्टम में भी अपना रोल अदा करता है विटामिन डी। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास बच्चों के अंदर रिकेट्स की बीमारी हो सकती है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलासिया हो सकता है। उसके बाद विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को हम दूसरे लफ्जों में बेनाडियोन, बेनाक्विनोन, फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। और विटामिन ए का सवाल जब भी आए, वाइवा में आए, पेपर में आए, ये बात तो आपने लाजमी ही मेंशन करनी होती है कि ये विटामिन क्लॉटिंग में अपना किरदार अदा करता है। जी हाँ, विटामिन के इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स दैट द बॉडी नीड्स फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। इसके साथ साथ ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का रोल भी प्ले करता है। हाँ, विटामिन के की अडल्ट्स के अंदर डेफिशिएंसी तो रेयर होती है, लेकिन अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, बोन्स की डेवलपमेंट पुअर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और मजीद बड़ा कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बढ़ाने का बायस भी इसकी डेफिशिएंसी बन सकती है। इस तरह विटामिन ए, डी और विटामिन के के बाद हमारी लिस्ट का आखिरी फैट सॉल्युबल विटामिन ई है, जिसे हम अल्फा टोकोफेरोल भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में काम करता है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन में भी मदद देता है और इम्यूनिटी के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी भी बॉडी में रेयर ही होती है, लेकिन अगर हो भी जाए तो इससे एनीमिया की एक टाइप खास होती है जिसे हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते हैं। हाँ, ये बीमारी हो सकती है अगर विटामिन ई की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए। अव्वल तो होती बहुत कम है, रेयर होती है। अब चलते हैं हम अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के पास, जो सिर्फ 2 किस्म के हैं बुनियादी तौर पर, बी और सी, और उसके बाद विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको बतलाएंगे।
जानेंगे। और सबसे पहले हम विटामिन सी के बारे में बताते हैं। विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और इसकी एक्टिव फॉर्म भी एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका फंक्शन ये है कि ये बहुत से रिएक्शंस के अंदर एज अ कोएंजाइम के तौर पर यूज होता है। जैसा कि मैं बात करूं तो ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस के लिए कोएंजाइम के तौर पर यूज होता है। फॉर एग्जांपल इन प्रोकोलेजन प्रोलीन से हाइड्रोक्सीपोलीन बनाने में एज अ कोएंजाइम यूज होता है। लाइसिन से हाइड्रोक्सीलाइसिन बनाने में एज अ कोएंजाइम यूज होता है विटामिन सी। दो लफ्जों में बोलूं तो कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन में मदद देता है। हाँ, इसके साथ साथ ये वाउंड हीलिंग और इम्यूनिटी के अंदर भी अपना रोल अदा करता है। इसकी अगर मैं बीमारी की बात करूं, जो इसकी कमी से हो जाने वाली बीमारी है तो वो है स्कर्वी, जिसकी पहल साइंस और सिम्टम्स सोर, स्पॉन्जी गम्स, लूज टीथ, पुअर वाउंडिंग, वाउंड हीलिंग और ब्लीडिंग जैसी अलामात इसकी डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिल सकती है। अब हम बारी बारी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 की, जिसे हम थायामीन भी कहते हैं। हाँ, इसकी एक्टिव फॉर्म को हम थायामीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि बहुत से कैटालाइजिंग एंजाइम्स के लिए ये एज अ कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जांपल पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए, अल्फा कीटोग्लूटरेट को सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये उनके लिए एज अ कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। अगर सादा लफ्जों में बोलूं तो ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, कौन सी एनर्जी जो हमारी बॉडी को नीड होती है। और इसकी कमी से हमारे पास बेरी-बेरी और वेर्निक-कोर्सकाफ सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है। याद रहे, वेर्निक-कोर्सकाफ मोस्ट कॉमनली अल्कोहल की ज्यादा इंटेक करने वालों में हो सकता है। सो ये दो बीमारियां या सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकते हैं विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से। उसके बाद विटामिन बी2 पर चलते हैं, जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं और इसकी एक्टिव फॉर्म में हमारे पास FMN और FAD है। हाँ, इसका फंक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना इसका एक फंक्शन है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है और हमारे हेडेक्स को ट्रीट करने, यानी सर में दर्द जो होते हैं उनको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। जिस्म के अंदर राइबोफ्लेविन की कमी तो रेयर ही है, यानी बहुत कम होती है, लेकिन अगर हो जाए तो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हमें शो होंगे? डर्माटाइटिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस जैसी सिम्टम्स हमें शो होना शुरू होंगे राइबोफ्लेविन की कमी से। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी3 की, जिसे हम नायासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म्स की बात करें तो NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव इसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं। और उसके बाद इसका फंक्शन भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है और इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल, जो कि हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद देती है। हाँ, नाइकोटिनिक एसिड या नायासिन, जिसे हम विटामिन बी3 कहते हैं, अगर इसकी बॉडी में कमी हो गई तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी होने जा रही है। जी हाँ, प्लेगरा होगी नायासिन की कमी से। और प्लेगरा एक 3D डिजीज है जिसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। डर्माटाइटिस जो कि स्किन की बीमारी है, डायरिया जो कि हमारे GIT की बीमारी है और डिमेंशिया जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की बीमारी है। ये तीनों कंडीशन एक बीमारी जिसे हम प्लेगरा कहते हैं, जो कि नायासिन की कमी की वजह से होती है, हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए हम प्लेगरा को 3D डिजीज भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास विटामिन बी5 है, जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये एक एंटी स्ट्रेस विटामिन है। इसकी एक्टिव फॉर्म का नाम कोएंजाइम A है और इसका फंक्शन ये है कि ये एंटी स्ट्रेस विटामिन है और उसके साथ साथ ये हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट विटामिन बी6 है, जिसे हम पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं और उसकी एक्टिव फॉर्म का नाम पायरोडॉक्सल फॉस्फेट है और ये भी एज अ कोएंजाइम फंक्शन करता है, पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म्स के अंदर। इसके साथ साथ ये हमारी विजन यानी देखने की ताकत को भी इंप्रूव करता है और हमारी ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। पायरोडॉक्सिन की कमी भी बॉडी में रेयर होती है, लेकिन अगर हो जाए तो उसके बुनियादी साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पास ग्लोसिटिस और न्यूरोपैथी जैसी अलामात होती है। उसके बाद हमारे पास विटामिन बी7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर की केयर जो लोग करते हैं उन्हें बायोटिन का बड़ा पता होगा। जी हाँ, विटामिन बी7 बायोटिन की बात कर रहे हैं और बायोटिन का एक्टिव फॉर्म हमारे पास एंजाइम बाउंड बायोटिन है और ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हमारी मदद देती है। अगर आसान लफ्जों में बोलूं तो हमारी हेल्थी स्किन को प्रमोट करती है, हेयर की हेल्थ को प्रमोट करती है और नेल्स की हेल्थ को प्रमोट करती है। इसके साथ साथ ब्लड के शुगर लेवल को भी इंप्रूव करती है। यानी ये हमारी स्किन, हेयर और नेल्स की हेल्थ को इंप्रूव और प्रमोट करने में हेल्प करती है। इसकी कमी भी बॉडी में रेयर ही होती है, लेकिन अगर हो जाए तो बुनियादी साइंस
साइन सिम्टम्स में डर्मेटाइटिस हमारे पास शो होता है एज अ अलामत के तौर पर। विटामिन B9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन, फॉलिक एसिड जिसे हम फोलेट भी कहते हैं, और इसकी एक्टिव फॉर्म हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है। इसका फंक्शन ये है कि ये 1 कार्बन यूनिट्स को ट्रांसफर करने में मदद देता है, यानी सिंथेसिस ऑफ मिथियोनिन, सीरीनिन, प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस में बड़ा ही मददगार है, क्योंकि ये 1 कार्बन यूनिट्स को ट्रांसफर करना ही तो इसका फंक्शन है। और जो ये मैंने सारे ऊपर बताया तो ये सारे ही 1 कार्बन यूनिट में आते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो हेल्थी प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। याद रहे एक प्रेग्नेंट वुमेन अक्सर और बेशतर सप्लीमेंट्स के तौर पर भी फोलिक एसिड वगैरह लेती है, इसीलिए ये हेल्थी प्रेगनेंसी को प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बेबी को भी मुख्तलिफ डिफेक्ट से, स्पेशली दिमागी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने में मदद देता है। हाँ, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी बीमारियां सामने आ सकती हैं। उसके बाद विटामिन बी का आखिरी कॉम्प्लेक्स जिसे हम विटामिन B12 भी कहते हैं। विटामिन B12 को हम कोबैलामीन और इसकी एक्टिव फॉर्म को मिथाइल कोबैलामीन और डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामीन भी कहती है। ये भी बहुत से रिएक्शंस में एज अ कोएंजाइम के तौर पर यूज होता है। फॉर एग्जांपल होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए और मिथाइल मेनोलाइन कोए को सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए एज अ कोएंजाइम के तौर पर यूज होता है। याद रहे इसके फंक्शंस में हमारे पास कि ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और डीएनए फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और नॉर्मल नर्व फंक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो कौन सी बीमारियां या अलामत सामने आ सकती है? पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया की एक किस्म, डेमेंशिया और स्पाइनल डिजेनरेशन जैसी सिचुएशंस देखने को आ सकती है।